अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है। 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है। बल्कि मैं कहूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि इन 7 सीटों पे भाजपा अपना पुराना दमखम दिखा पाए। पहले 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वह मल्हनी, टूंडला, बुलंदशहर, नौगांव, घाटमपुर, बागरमऊ और देवरिया सदर। पहले हम और कोई बात करें, इस पे पहले मैं छोटी छोटी सी ब्रीफ हम आपको इस सीट के बारे में बता दूं। देवरिया में जन्मेजय सिंह विधायक थे भाजपा के, उनके निधन से सीट ये खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है कि वह जन्मेजय सिंह के किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट दे या किसी कुर्मी बिरादरी को टिकट दे। ब्राह्मण लॉबी भी चाह रही है टिकट वहां मिल जाए, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है और भाजपा बड़ी कोशिश कर रही है कि ये सीट उसके पास में रहे। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर दमदारी से अपना अस्तित्व खड़ा कर रही है, कस के जूझ रही है और कड़ा मुकाबला दे रही है देवरिया में। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी अभी यहाँ खड़ा नहीं किया है, वो रणनीति बना रही है कि भाजपा जब ये फाइनल कर देगी देवरिया से कौन प्रत्याशी होता है, उसके बाद सपा अपने पत्ते खोलेगी। सपा मजबूती से यहाँ भाजपा को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। मल्हनी सीट जौनपुर की है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई से बाहर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे पारसनाथ यादव जो विधायक थे जिनके निधन से रिक्त हुई है, ये उनके बेटे लकी यादव को उतारा है। और रोचक बात इसमें यह आ गई है, पूर्वांचल के बाहुबली धनंजय सिंह इस सीट पर कूद पड़े हैं। पिछले दिनों निषाद पार्टी के जरिए उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करने की कोशिश करी और ये कोशिश करी कि निषाद पार्टी को ये सीट चली जाए, निषाद पार्टी के टिकट पर धनंजय सिंह चुनाव लड़ दें, मगर मामला बना नहीं। मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस से लगभग सहमति बन गई है, धनंजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो नया समीकरण बनेगा। मल्हनी में मुकाबला समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच होता हुआ नजर आएगा। भाजपा और बसपा यहाँ तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। अगली सीट जो है वो है बुलंदशहर। ये सीट पे समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था, तो समाजवादी पार्टी ने लोकदल के लिए ये सीट छोड़ दी है। प्रवीण सिंह लोकदल के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा यहाँ पे एज पे है और मुझे लग रहा है कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, लेकिन लोकदल भी यहाँ पे लड़ रहा है और लोकदल से ज़्यादा मजबूत यहाँ पे बसपा नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी का बड़ा बेस वोट भी यहाँ पे है, तो लग रहा है बुलंदशहर में लड़ाई बसपा और भाजपा की होती हुई लास्ट में नजर आएगी। टूंडला में एसपी सिंह बघेल के परिवार को किसी को अगर टिकट देती है भाजपा तो ये बड़ी बीजेपी के लिए एज रहेगी, एक सहानुभूति रहेगी। और बघेल परिवार के अलावा किसी को टिकट दिया तो यहाँ समाजवादी पार्टी महाराज सिंह को चुनाव में उतार चुकी है और वो एक कड़ा मुकाबला देंगे। रामगोपाल यादव का एक इलाका माना जाता है यहाँ पे और समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है। रोचक मुकाबला होगा टूंडला में और कौन जीतेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। बागरमऊ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चुनौती भरी सीट है। भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित हो गई रेप और मर्डर के मामले में सजा होने के बाद। भाजपा के लिए बड़ी परेशानी की बात यह है कि सेंगर परिवार का अभी भी इस सीट पे बड़ा प्रभाव है। जिला पंचायत अध्यक्ष है उनकी पत्नी, लेकिन भाजपा को डर लग रहा है कि अगर सेंगर परिवार में किसी को दिया तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू ना हो जाए कहीं। हालांकि सेंगर परिवार के पक्ष में बड़े सहानुभूतिपूर्व वीडियो इस विधानसभा क्षेत्र से जारी हो रहे हैं, तो भाजपा या तो क्षत्रिय या पिछड़ा वर्ग को किसी को टिकट देगी। और समाजवादी पार्टी अभी इस सीट पे अपना प्रत्याशी इसलिए घोषित नहीं कर रही है क्योंकि वो देखना चाहती है यदि भाजपा सेंगर परिवार में या किसी क्षत्रिय को टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे किसी पिछड़े वर्ग को देगी। मुकाबला यहाँ पे भाजपा और सपा का ही होना है। नौगांव सादत में चेतन चौहान की पत्नी टिकट मांग रही है, भाजपा का एक बड़ा धड़ा विरोध कर रहा है। सपा ने जावेद को यहाँ पे टिकट दे दिया है। मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में होगा। यदि चेतन चौहान की पत्नी का टिकट कटा तो शायद समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल सकती है और चेतन चौहान की पत्नी को टिकट मिलता है तो सहानुभूति मिल सकती है। घाटमपुर में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रहती है, लेकिन इंद्रजीत कोरी यहाँ पे इस आशा में अगर पिछड़े वर्ग के वोट बटे
तो समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में आएगी, वरना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। उनकी एक मंत्री का निधन हुआ है कोरोना के कारण, तो सहानुभूति लहर है। लेकिन ये अभी भी वहाँ पे ये संशय है कि भाजपा किसको टिकट देगी। तो ये मोटी मोटी सातों विधानसभा का आकलन था। स्वार में अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, रामपुर में। इन सब के बावजूद जो बड़े सवाल हैं, वो सवाल ये है कि ये सातों विधानसभा के नतीजे लगभग एक साल बाद होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्या नतीजे डालेंगे। पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हाथरस वाली घटना ने पूरी सरकार को हिला दिया है। दलित परिवार की लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ, रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, और उसके बाद में सरकार के अफसरों ने जो बचपना हर वाली हरकत करी, उसने पूरी सरकार की छवि में बहुत डेंट लगा दिया है। दलित वर्ग में बहुत गुस्सा है। पूरे उत्तर प्रदेश के दलितों में एक संदेश है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा। अब जाहिर है इन सातों सीटों पे दलित जो वोटर हैं, वो अगर बसपा के संग टेंड करते हैं या बसपा को छोड़कर भाजपा के खिलाफ किसी पार्टी में जाते हैं, तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। दूसरी बात जो बहुत बड़ा एक बीजेपी के लिए सेटबैक है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बहुत नाराज हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने बहुत बड़ी आग लगाई है। मुख्यमंत्री को ठाकुर के फ्रेम में खड़ा कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ जाति से ऊपर माने जाते थे, उनको एक जाति के फ्रेम में लाके संजय सिंह के आरोपों ने खड़ा कर दिया है। सरकार बहुत नाराज होती है। जब भी जाति की बात होती है, एफआईआर हो जाती है। जो पत्रकार करता है कि इस तरह के सर्वे दिखाता है, धमकी दे दी जाती है कि एफआईआर हो जाएगी। तो जाहिर है सरकार इस जाति के खेल पे, जब वहां क्षत्रिय वाली बात आती है, तो बैकफुट पे नजर आ जाती है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की सातों विधानसभा पे ब्राह्मणों का मत किधर रहेगा, ये भी भाजपा के लिए बहुत बारीकी से देखने वाली बात है। क्योंकि अगर भाजपा का बड़ा वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक, इन सातों सीटों पे बीजेपी को साथ छोड़ता है, तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाती है। इन सबके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी से भी बगावत की आवाज पहली बार सुनाई पड़ने लगी है। एक बार बगावत तब हुई थी जब विधानसभा में 200 से ज्यादा विधायक धरने में बैठ गए थे, और एक बार फिर बगावत की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। पिछले दिनों अचानक चर्चा चलने लगी कि प्रधानमंत्री ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को फोन किया है, और वो इतनी कानाफूसी बढ़ गई कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बातें भी चलने लगी। सभी जानते हैं कि सीएम योगी मजबूत स्थिति में है, बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन अगर ये बात कहीं से चल जाए कि योगी को भी चेंज किया जा सकता है, तो कम से कम सीएम के लिए बड़ी खतरे की घंटी है कि इस तरह की आवाजें उठ कहां से रही हैं, आखिर ये चर्चा हो कहां से रही है। जाहिर है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ने, उनके जो करीबी के अफसरों ने हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर ये हालात पैदा कर दिए कि हाथरस में जब पूरी सरकार घिरी हुई नजर आ रही थी, सरकार का एक भी बड़ा मंत्री मुख्यमंत्री के बचाव में नहीं उतरा। ये बहुत बड़ा संकेत था कि पूरी सरकार फंसी हुई है और बीजेपी का कोई बड़ा मिनिस्टर सीएम के बचाव में नहीं उतर रहा है। इसके अलावा बड़े हैरानी की बात यह है कि नामांकन शुरू हो गए हैं, 2 दिन बीत गए हैं, 16 तारीख लास्ट डेट है, भाजपा अपने कैंडिडेट तक डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। तो कार्यकर्ताओं में बड़ी बेचैनी है, परेशानी है। एक तरफ पार्टी के अंदर गुटबाजी की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं, दलित ब्राह्मण नाराज हैं, पार्टी के प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं। इन स्थितियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए चैलेंज होगा कि जो 6 सीटें भाजपा के पास थी, उन 6 सीटों पे विजयश्री हासिल करें। अगर बीजेपी 2, 3, 4 सीटें लूज करती है, तो मुख्यमंत्री के लिए खतरे की घंटी है। लगभग एक साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं। ये संकेत जाएगा कि भाजपा का ग्राफ नीचे गिर रहा है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कर जियो या मरो वाली स्थिति है। देखना रोचक होगा कि यह नतीजे क्या खिलाएंगे, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर जो भी नतीजे हैं बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।